Hello everyone, this is Nidhi Chauhan of class 12. So welcome back to our channel. In this video, we are going to start the very first chapter of our class 12 political science book, The Contemporary World Politics. So the first chapter is the Cold War Era. और आपको मैं बता दूं कि अभी जो रिसेंटली जो न्यू बुक पब्लिश हुई है उसमें इस चैप्टर का नाम द कोल्ड वॉर एरा एंड द नॉन अलाइंड मूवमेंट है. सो बट डोंट वरी अबाउट इट, दोनों ही बस टॉपिक चेंजेस है बट चैप्टर्स सेम है. ऑलराइट, बेसिकली दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो. अब ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें कि हम सिर्फ क्या देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा उसके बैकग्राउंड को समझेंगे. ठीक है, तो the content and the story is the end of the Cold War is usually seen as the beginning of the contemporary era in world politics, which is the subject matter of this book. Okay. तो जब एंड होता है कोल्ड वॉर, ठीक है, तो वहां से शुरू होता है क्या चीज, कंटेम्पररी एरा. जो हमारा बुक है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो ये पूरे सब्जेक्ट मैटर यही है कि कोल्ड वॉर का खत्म होना, वहां से जो कंटेम्पररी एरा शुरू होता है, इस पूरे बुक का कंटेंट वही है. Alright, now moving so but before starting the chapter, we have to understand that what are the topics that we are going to cover in this video. So let's see what we are going to study in this chapter. The first one is Cuban Missile Crisis. Cuban Missile Crisis is one of the best example of what? Cold War era. Now the second one is what is Cold War? Cold War means the main and the headline of this chapter. The third one is the emergence of two power blocks. Two power blocks. Which two power blocks, class? The USA and USSR on the international platform. Okay. Now the fourth one is arenas of the Cold War. Arenas means the areas where the impact of Cold War had been seen. Alright. Now the fifth one is challenge to bipolarity. What is the meaning of bipolarity? Bipolarity means two poles. Which two poles? The USA and the USSR, which had divided the world into two blocks, the Eastern and the Western blocks. Alright. Now, the next topic is new international economic order, and the last second one is India and the Cold War. India and the Cold War means what was the India's step during the particular scenario of Cold War. मतलब कि इंडिया का क्या स्टेप रहा है किस चीज में, जब कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा था तो इंडिया इस पर्टिकुलर सिनेरियो और सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड किया. ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक में उसको कवर करेंगे. तो अब है हमारा लास्ट टॉपिक, वो है इस चैप्टर का आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी. सो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कंटेंट क्या है. बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द फर्स्ट टॉपिक विच इज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. So the first topic, Cuban Missile Crisis, it starts from here. In April 1961, the leaders of the Soviet Socialist Republic, means USSR, were worried that the America would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro. मतलब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है एक सिनेरियो स्टार्ट होता है कब, 1961 में. तो यहाँ पे हमें ये फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि जो यूएसएसआर के जो लीडर्स थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा चिंता में थे किस चीज को लेके, क्यूबा को लेके. ठीक है, क्यूबा इज एन आइलैंड कंट्री. लेट मी शो यू वेयर द क्यूबा इज ऑन द वर्ल्ड मैप. You can see here, this is Cuba, which is near to USA. All right, now moving to the point. मतलब कि क्यूबा को लेके कौन चिंता जो था किसका अलाय था, यूएसएसआर का अलाय था. ठीक है, उनको ये डर था कि कहीं अमेरिका उसके बहुत ज्यादा क्लोज है, मींस उसके क्लोज रीजन में है, तो वो क्या कर ले, क्यूबा को इन्वेड कर ले और वहां पे उन्हें डिफीट करके, मींस किन्हें डिफीट करके, फिडेल कैस्ट्रो, हु वाज द लीडर ऑफ क्यूबा इन 1961 during the Cuban Missile Crisis. All right.
तो फिडेल कैस्ट्रो किसके आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे? यूएसएसआर को। इसीलिए ये सोवियत यूनियन और यूएसएसआर जो थे वो किस चिंता में थे कि कहीं क्यूबा को क्या करे, अमेरिका इन्वेड करके ओवरथ्रो ना कर दे फिडेल कैस्ट्रो को। ठीक है, अब ऐसा क्यों था? क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा करता, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन ये था, एंड लेट मी टेल यू द रीजन बिहाइंड इट। रीजन ये रहा कि फिडेल कैस्ट्रो से पहले जो क्यूबा के लीडर बैटिस्टा कौन थे, वो यूएसए के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे। बट अनफॉर्चुनेटली फिडेल कैस्ट्रो ने उन्हें डिफीट करके ओवरथ्रोन कर दिया और उन्होंने एक्वायर कर लिया किसका पोजीशन? लीडर ऑफ क्यूबा का पोजीशन। राइट, इसीलिए अमेरिका हो सकता था उस पोजीशन को दोबारा दोबारा उसको क्या करने के लिए, एक्वायर करने के लिए वो ओवरथ्रो फिर से कर सकता था फिडेल कैस्ट्रो को। ठीक है, इसीलिए इस चीज को लेके चिंता में था हमारा यूएसएसआर। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों था। तो क्यूबा वॉज एन अलाय ऑफ द सोवियत यूनियन। क्यूबा किसका अलाय था? आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड बिफोर, सोवियत यूनियन का। रिसीव्ड बोथ फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक एड फ्रॉम इट। सॉरी क्लास। और जो है सोवियत यूनियन क्या करता था, उसे फाइनेंशियली और डिप्लोमेटिक एड दोनों देता था। ओके, तो वहां पे सोवियत यूनियन के अलाय होने के कारण उसे सोवियत यूनियन के मिलिट्री सपोर्ट भी मिलता था, मींस डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता था सोवियत यूनियन क्यूबा को। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जो निकिता क्रुश्चेव थे, निकिता क्रुश्चेव was the leader of Soviet Union during the Cuban Missile Crisis. Getting my point? Decided to convert Cuba into a Russian base. ठीक है, अब उन्होंने ये सोचा कि क्यूबा को क्या कर दिया जाए, एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर दिया जाए। एंड हियर डोंट गेट कंफ्यूज, निकिता इज अ फीमेल, निकिता क्रुश्चेव इज अ फीमेल। Let me show you his picture and also the picture of Fidel Castro. Okay. So, Nikita Khrushchev, the leader of USSR, and the Fidel Castro, Cuba. Okay, now coming to the point. निकिता क्रुश्चेव अब जो लीडर थे किसके, सोवियत यूनियन के, उन्होंने डिसाइड किया क्या चीज कि क्यूबा को कन्वर्ट कर दिया जाए एक रशियन बेस में। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे क्या रिएक्शन रहा किसका, यूएसए का। ठीक है, हम लोग उससे पहले जानेंगे कि अब रिएक्शन तो तब रहेगा ना जब उसे पता चलेगा कि आखिर ऐसा कुछ रशिया करने वाला है। ठीक है, तो 1962 में he placed nuclear missiles in Cuba. He placed means the leader of what? The leader of USSR means निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में क्या किया, न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस किया और इंस्टॉल किया। अब इस इंस्टॉलेशन के मींस न्यूक्लियर मिसाइल्स के इंस्टॉलेशन से पहली बार यूएसए जो है बहुत ही क्लोज रेंज में आ चुका था। मतलब कि अगर अटैक होता न्यूक्लियर मिसाइल्स का तो यूएसए के जो मेन सेंटर्स थे वो क्या हो जाते, डिस्ट्रॉय हो जाते पूरी तरह। लेट मी शो यू, here you can see that this red line, here you can see this red line till here. okay, अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स का अटैक होता तो यूएसए का मोस्ट ऑफ द पोर्शन वो क्या होता, डिस्ट्रॉय कर देता ये मिसाइल। और यूएसए जो है इंस्टॉल कर दिया क्या, न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में। ओके, और अगर यूएसएसआर अपने रशिया से वो क्या करता, अटैक करता न्यूक्लियर मिसाइल्स का, तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता जितना कि क्यूबा में इंस्टॉल करने से अमेरिका को पहुंच सकता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल कर दिया। कहाँ पे, क्यूबा में। ओके, अब कुछ समय के बाद मीन्स कुछ वीक्स के बारे में जब यूएसए को इस चीज़ के बारे में पता लगता है तो अब उनका आखिर क्या रिएक्शन रहता है इस चीज़ पे। ठीक है, अब हम लोग वो देखेंगे। रिएक्शन ऑफ यूएसए ओवर द प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा। मतलब हम पहले ऑलरेडी बताया मैंने इस चीज़ के बारे में कि जब यूएसए को पता चलता है कि क्यूबा में रशिया ने क्या किया, टुडे रशिया बट दैट टाइम यूएसएसआर, उन्होंने क्या किया है, प्लेसमेंट किया है, इंस्टॉल किया है न्यूक्लियर वेपन्स को। कहाँ पे, क्यूबा में। तो जो अब यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम,
The US President John F. Kennedy and his advisors were reluctant to do anything that might lead to full-scale war between the both countries. मतलब जो यूएस के प्रेसिडेंट थे कौन थे, तो जॉन एफ नीडी, और उनके एडवाइजर्स कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते थे जो कि इन दोनों कंट्री को इन्वॉल्व कर दे, किसमें, फुल स्केल वॉर में. ओके, but they were determined to get Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons from Cuba. और वो ये चाहते थे जस्ट कि वहाँ पे कोई वॉर नहीं हो और पीसफुली यूएसएसआर क्या कर ले, अपने मिसाइल्स को ड्रॉबैक कर ले, पीछे हट जाए. ठीक है, दैट्स वाई Nidhi ordered American warships to get intercept any Soviet ships heading to Cuba as a way of warning the USSR of its serious. मतलब कि निडी ने ऑर्डर दिया अमेरिकन वॉरशिप को कि वो भी क्या करे सॉरी समुद्र में उतर जाए, और यूएसएसआर का अगर ऐसा कुछ भी रिएक्शन रहता है या फिर अगर वॉर होने का चांसेस रहे तो वो उसके पास प्रॉपर टाइम हो क्या करें उन्हें रोकने के लिए. ठीक है, और यही पर्टिकुलर सिनेरियो क्या इनका नाम क्या पड़ा, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. हम लोग आई होप दैट यू हैव ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. ओके, नाउ मूविंग अहेड, the next one is what was the impact of Cuban Missile Crisis on the world. अब क्यूबन मिसाइल कंट्रीज जो इन 3 कंट्रीज को इन्वॉल्व कर रखा था, तो अब इसमें जो और दुनिया के जो अलग अलग कंट्रीज थे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्यूबन मिसाइल का क्या इम्पैक्ट पड़ा अदर कंट्रीज पे. ठीक है, The prospect of this clash made the whole world nervous, for it would have been no ordinary war. और जो ये क्लैश था किनके बीच में, यूएसए यूएसएसआर के बीच में, ये पूरे दुनिया को नर्वस कर रखा था. मींस कि सब लोग इस चीज़ को लेके नर्वस में थे कि कहीं जो थर्ड वर्ल्ड वॉर फिर से ना हो जाए. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो फेस कर चुके थे. अब थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेके वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुके थे, क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हम लोगों ने पहले ही देखा कि हाई पॉइंट था किसका, कोल्ड वॉर का. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज what was the concept of Cold War. The Cuban Missile Crisis was a high point of what came to be known as the Cold War. Cuban Missile Crisis, मैंने ये काफ़ी बार बोला कि Cuban Missile Crisis क्या था, बेस्ट एग्जाम्पल रहा कोल्ड वॉर का. ठीक है, was a high point of what came to be known as what, the Cold War era. All right, the Cold War referred, and basically this is the definition of Cold War era. So you can write it down, the Cold War. Okay, the Cold War referred to the competition, the tensions and the series of confrontation between the USA and the Soviet Union backed by their allies. तो आखिर कोल्ड वॉर था क्या, हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखा कि एक हाई पॉइंट रहा, क्या सिनेरियो था किसका, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का. तो आखिर कोल्ड वॉर था क्या भाई, तो कोल्ड वॉर जो है कंपटीशन और टेंशन और सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन किसके बीच में, तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में. यूएसएसआर और यूएसए के बीच में नहीं, बल्कि उसके जो सपोर्टिंग कंट्रीज थे, जो सपोर्टर कंट्रीज रहे, जो अदर कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रहे थे, उनके आइडियोलॉजीज को यूएसए और यूएसएसआर के उनके बीच में, मीन्स उनके अलाइज में. ओके, Fortunately, however, it never escalated into a hot war that is a full-scale war between these two parts. मतलब fortunately and thankfully ये cold war जो war था वो cold nature का रहा, rather escalated into a hot war. कभी भी hot war में ये escalated नहीं हुआ. अगर hot war means what? मीन्स अगर 2 कंट्रीज या फिर 2 पार्ट्स क्या करें, डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व हो. ठीक है, डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हुए तो उसे हॉट वॉर कहा जाता है. बट यहाँ पे ऑल दो वॉर्स हुए, टेंशंस थे, रेवलरीज थे, छोटे मोटे वॉर हुए, वेपन्स का भी हल्का बहुत यूज हुआ, बट कभी भी डायरेक्टली वॉर में दोनों कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं किए. दैट्स व्हाई दिस होल सिनेरियो हैज केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर rather than the hot war. I hope that you all have understood this point. Now the next point is there were wars in various regions with the two parts and their allies involved in warfare and in supporting regional allies, but at least the world avoided another global war. Okay,
यहाँ पे सिर्फ जो वॉर्स थे वो ऐसा नहीं कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ही थे। आपके फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलायंस, उनके जो सपोर्टर कंट्रीज थे, ठीक है, हमें वहां पे भी ये कोल्ड वॉर का सिनेरियो था या फिर इम्पैक्ट क्या होता है देखने को मिलता है। बट थैंकफुली वर्ल्ड ने क्या किया, इस अनदर ग्लोबल वॉर को क्या किया, अवॉइड किया, ठीक है। अनदर ग्लोबल वॉर मीन्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, एंड थैंकफुली। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वन इज the Cold War was not simply a matter of power rivalries, of military alliances and of the balance of power. अगर आप ये सोचते हैं कि कोल्ड वॉर क्या था, सिर्फ एक पावर रेवलरीज था मिलिट्री अलायंसेज में और बैलेंस ऑफ पावर, देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। लेट मी टेल यू, बिकॉज जो कोल्ड वॉर रहा हमारा वो सिर्फ मिलिट्री अलायंसेज, बैलेंस ऑफ पावर, पावर रेवलरीज, सिर्फ इन्हीं चीज़ों से नहीं था, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के बीच वजह से इन दोनों कंट्रीज में क्या था, कन्फ्लिक्ट नहीं था। बट द मेन रीजन बिहाइंड इट वाज अ रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। आइडियोलॉजी मीन्स व्हाट, विचारधारा। इन दोनों कंट्री है जो मतलब यूएसए और यूएसएसआर की जो विचारधारा था वो क्या था, अलग अलग था, मीन्स आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। Differences for what? A difference over the best and the most appropriate way of organizing political, economic and social life all over the वर्ल्ड। ओके, अब किस चीज को बीच में, किस चीज के लिए कॉन्फ्लिक्ट था कि इन दोनों आइडियोलॉजी में, मीन्स यूएसए के आइडियोलॉजी और यूएसएसआर के आइडियोलॉजी में, दोनों में से बेस्ट कौन है, अप्रोप्रिएट वे कौन सा है हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में। ऑलराइट, तो हम लोग ये देखेंगे कि यूएसए का आइडियोलॉजी क्या था। तो यूएसए का आइडियोलॉजी था लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। ऑलराइट, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो और दूसरा जो है सोवियत यूनियन के क्या आइडियोलॉजी था, वाज कमिटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ socialism and communism. I hope that you all have understood this. Okay, now you can see here in this world map the blue one which means here the Greenland, it is the USA, and this South America, here it is Australia. ये जो ब्लू वाले जो थे जितने भी, वो किसके अलायंस रहे क्लास, तो वो उस यूएसए के अलायंस थे। ओके, और जो एज यू कैन सी हियर जो रेड पोर्शन है वो किसके अलायंस थे, तो सोवियत यूनियन के। और चाइना जो है अदर कम्युनिस्ट कंट्री था वो। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रे वन, ठीक है। तो ग्रे जो था वो क्या था, वो इन दोनों में से किसी का अलाय नहीं था, मीन्स नाम कंट्रीज। समझ में आया? आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और आपको ये बता दूं मैं कि क्यूबा जो है, क्यूबा को पहले शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, बट नाउ ब्राजील ने उसकी पोजीशन को क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। ऑलराइट, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, नहीं था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आखिर कोल्ड वॉर क्या था। कोल्ड वॉर मीन्स जो इस पूरे चैप्टर का मेन हेडलाइन है, या मेन सब्जेक्ट मैटर है। ऑलराइट, और एक एक करके सारे कंटेंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस।